जी कैफ 4 आज के लेक्चर का आगाज़ करते हैं। लेक्चर नंबर 70 हमारा। आज चैप्टर 12 का लास्ट लेक्चर होगा और इसमें हम एक तो एमसीक्यू इस चैप्टर के डिस्कस करेंगे और फिर दो टर्म्स हैं हमारी, इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर्स और इलेक्ट्रॉनिक मनी, इनको डिस्कस करेंगे। ठीक है, इनकी तरफ जाने से पहले कंसेप्ट बिल्डिंग करना चाह रहा हूँ। इन दोनों की सिर्फ डेफिनेशन हमारे सिलेबस में शामिल है। इलेक्ट्रॉनिक मनी और इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र की सिर्फ डेफिनेशन हमारे सिलेबस में शामिल है। तो पहले तो मैं आपको इनका कंसेप्ट एक्सप्लेन कर दूंगा ताकि कंसेप्चुअल क्लैरिटी हमें हो कि चीज़ें क्या है। इसके बाद इसकी डेफिनेशन जो है उसको हम डिस्कस करेंगे ताकि जब आप याद कर रहे हो तो इसमें जो कुछ टर्म्स ऐसी यूज़ हुई हैं, कुछ टेक्निकल टर्म्स हैं, उनके साथ आप फेमिलियर हो, कोई प्रॉब्लम ना हो। सबसे पहली चीज़ तो ये इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र हम पढ़ क्यों रहे हैं। देखें, मनी लॉन्ड्रिंग जो है, अब चूंकि आपने देखा होगा कि इलेक्ट्रॉनिक मोड ऑफ कम्युनिकेशन जो है वो ज़्यादा यूज़ हो रहा है वर्ल्ड में, पूरी वर्ल्ड में। जिससे हम एक दूसरे के साथ कम्युनिकेशन करने के लिए अब ट्रेडिशनल जो मेथड होते थे मैनुअल, उनके बजाय इलेक्ट्रॉनिकली कम्युनिकेशन करते हैं। जैसे पहले अगर किसी से मिलना होता था, बात करनी होती थी तो फिजिकली उसके पास जाते थे, लेकिन अब हम मोबाइल पे भी कॉल कर सकते हैं या इवन मुलाकात भी कर सकते हैं वीडियो कॉल वगैरह के ज़रिए से। तो जब डिफरेंट कम्युनिकेशन या जो दूसरे टास्क हैं वो इलेक्ट्रॉनिकली हो रहे हैं, तो क्या जो ट्रांसफ़र ऑफ मनी है, हमने एक दूसरे के साथ अगर कुछ पैसे भिजवाने हो, एक दूसरे को शेयर करने हो, क्या वो अभी भी मैनुअली ही होते हैं या वो भी इलेक्ट्रॉनिकली हम ट्रांसफ़र कर सकते हैं? तो उसका आंसर है बिल्कुल, वो भी इलेक्ट्रॉनिकली ट्रांसफ़र कर सकते हैं। ठीक है, और चूँकि एक तरह से ये मनी लॉन्ड्रिंग में भी यूज़ हो सकता है। ठीक है, अगर आप देखें रिसेंटली बहुत से ऐसे टाइप ऑफ मनी है जो कि मनी लॉन्ड्रिंग, खासतौर पे बिटकॉइंस जो है उस, क्योंकि इसका कोई रेगुलेटर नहीं है इसलिए ये मनी लॉन्ड्रिंग में यूज़ होते हैं। ये भी एक तरह से इलेक्ट्रॉनिक मनी है क्योंकि ये फिजिकल फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करते, लेकिन फिर भी इसको डिफरेंट ट्रांजैक्शंस के लिए यूज़ किया जाता है। तो इसी तरह वो कंसेप्ट हमें बिल्ड करना चाह रहा है, समझाना चाह रहा है कि इलेक्ट्रॉनिक मनी होती क्या है। इन शॉर्ट, इलेक्ट्रॉनिक मनी जो है वो ऐसे पैसे हैं, ऐसे फंड्स हैं, फंड्स कह लें या मनी कह लें, जो कि फिजिकल फॉर्म में मौजूद नहीं है, लेकिन स्टिल उसको हम अपने पेमेंट करने के लिए या एक पर्सन से दूसरे पर्सन को फंड्स, पैसे ट्रांसफ़र करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। उससे हम कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक मनी। और जब हम इस मनी को एक पर्सन से दूसरे पर्सन को ट्रांसफ़र करते हैं, इसे हम क्या कहते हैं? इसे कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र। इसकी सबसे आसान समझने वाली एग्जांपल है जायज़ कैश में जो आपका बैलेंस मौजूद है, वो आपके पास फिजिकल करेंसी नोट तो नहीं है, आपकी जेब में जो करेंसी नोट है 100 का, 50 का, वो है फिजिकल मनी। लेकिन जो आपके मोबाइल में जायज़ कैश में, इजी पैसा में जो पैसे मौजूद है, अगर आप ओपन करें उस पर आ रहा होगा 2350 रुपये, वो फिजिकल मनी नहीं है, वो क्या है? इलेक्ट्रॉनिक मनी। ठीक है, और इसी तरह जब आप वो पैसे एक पर्सन से दूसरे पर्सन को ट्रांसफ़र करते हैं तो क्या है? वो ट्रांसफ़र ऑफ मनी जो है वो है इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र, EFT। आप अगर ICAP की फीस सबमिट करवाना चाहते हैं, हम फिजिकली भी बैंक में जाके उसको डिपॉजिट करवा सकते हैं, लेकिन एक दूसरा तरीका भी है, वो क्या है? आप डेबिट कार्ड के जरिए से भी ट्रांसफ़र करवा सकते हैं। आपके डेबिट या क्रेडिट कार्ड में जो पैसे हैं वो इलेक्ट्रॉनिक मनी है, फिजिकल तो आपके पास नहीं है। और जब आप उसके थ्रू पेमेंट करते हैं दूसरी पार्टी को, वो क्या है? वो इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र है। तो ये है कंसेप्ट इलेक्ट्रॉनिक मनी और इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र का। कंसेप्ट सिर्फ इतना ही है इस लर्निंग ऑब्जेक्टिव में, और कोई कंसेप्ट नहीं है। अब सिर्फ उसने डेफिनेशन हमें बताई है, और चूंकि जो लीगल डेफिनेशन होती है ना, याद रखिए लॉयर्स की मजबूरी होती है, उन्होंने अपनी डेफिनेशन को ज़्यादा से ज़्यादा कंप्रीहेंसिव बनाना होता है, क्योंकि कल कलाक को जब लीगल केसेस आएंगे, डिस्प्यूट आएंगे, कोर्ट में फैसले करने हैं, लोगों को सजाएं देनी है, तो इस डेफिनेशन को सामने रख के डिसाइड किया जाता है कि वो जो ऑफेंस है, वो एक्ट है, इस डेफिनेशन पे पूरा उतरता है कि नहीं। इसीलिए लॉयर्स की मजबूरी ये होती है कि उन्होंने अपनी डेफिनेशन को हर लिहाज से कंप्रीहेंसिव और परफेक्ट बनाना है, ताकि कल कलाक को कोई लूप होल ना है जिसका फ़ायदा उठा के कोई क्रिमिनल बच जाए। तो आप अक्सर देखेंगे जो लीगल डेफिनेशंस होती है उसमें बहुत से ऐसे कंसेप्ट्स होते हैं, बहुत से ऐसे वर्ड्स होते हैं जो आम जिंदगी में हम उनके साथ फेमिलियर नहीं होते, लेकिन चूंकि वो प्रैक्टिकल लाइफ में कहीं ना कहीं पे वो चीज़ यूज़ हो रही होती है, तो लॉयर्स की कोशिश होती है उसको भी उसका हिस्सा बना ले, कहीं ऐसा ना हो क्रिमिनल उसका फ़ायदा उठा के उसके सहारे के ज़रिए से कोई फ्रॉड वगैरह या इलीगल एक्टिविटी या मनी लॉन्ड्रिंग करे।
तो लॉ की डेफिनेशन आप हमेशा बाय डिफॉल्ट, ये सिर्फ इस सब्जेक्ट की बिजनेस लॉ की बात नहीं कर रहा, आप कंपनी लॉ पढ़ें, टैक्स लॉ पढ़ें या कोई भी लॉ पढ़ें, उसमें जब कभी आप डेफिनेशन पढ़ेंगे याद रखें डेफिनेशन हमेशा कॉम्प्रिहेंसिव होगी। उसमें काम की बात जो दो हरफी समझाने के लिए होती है वो तो छोटी होती है, लेकिन उस डेफिनेशन को हमेशा लॉयर्स कॉम्प्रिहेंसिव करने की कोशिश करते हैं। इसीलिए आज के लेक्चर में भी बेसिक कंसेप्ट मैंने आपको बता दिया, इलेक्ट्रॉनिक मनी क्या और इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर क्या, आप शायद समझ भी गए होंगे। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक मनी को एक पर्सन से दूसरे पर्सन को ट्रांसफर करना, ये इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर कहलाता है। लेकिन जब हम इसकी डेफिनेशन पढ़ेंगे ना, तो इसमें आपको बहुत सी कॉम्प्रिहेंसिव, बहुत सी ऐसी टर्म्स जो कि शायद आपने डेली लाइफ में ना सुनी वो भी मिलेंगी। लेकिन याद रखिए, अगर कोई चीज़ पूरे पाकिस्तान में किसी एक शहर में किसी एक जगह पे भी यूज़ होती है ना, तो लॉयर की कोशिश होती है उसको हम अपने लॉ का हिस्सा बनाएं ताकि वो एरिया भी कवर हो सके। तो यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स, डेफिनेशन में कुछ ऐसे अल्फाज होंगे जो कॉमनली यूज होते हैं, वो तो आपको समझ आ जाएंगे, लेकिन कुछ ऐसे केसेस हैं जो रेयरली यूज होते हैं। कुछ ऐसी टाइप ऑफ इलेक्ट्रॉनिक मनी है जैसे जायज़ कैश फ्रीक्वेंटली यूज होती है, आप आसानी से समझ गए। ठीक है, लेकिन अगर स्टोर वैल्यू ट्रांसफर की बात करूं मैं आपको, तो शायद आप वो आसानी से समझ नहीं, क्योंकि वो रेयरली यूज एक कंपोनेंट है इलेक्ट्रॉनिक मनी का। तो इसीलिए हम डेफिनेशन में पहले ज़हनी तौर पे तैयार हो जाए। कॉम्प्रिहेंसिव डेफिनेशन होगी, उसमें बहुत से वर्ड ऐसे होंगे जो डिफिकल्ट होंगे, मैं समझाने की कोशिश करूंगा, समझ आ जाए तो अच्छी बात, ना समझ आए तो इंडियन क्या करना आपने, तो रटा लगा लेना बस। क्लियर, स्टार्ट करें। अच्छा पहले बताइए कंसेप्चुअली मैं आपको इलेक्ट्रॉनिक मनी सिखाऊं या इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर? चलो इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर ही सीख लेते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक फंड कंसेप्चुअली मतलब क्या है? इलेक्ट्रॉनिक मनी एक पर्सन से दूसरे पर्सन को ट्रांसफर करना, ये होता है इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर। आपने जायज़ अकाउंट अपना ओपन किया, डेजिग्नेटेड पेमेंट सिस्टम है, और आपके भाई ने आपके अकाउंट में 500 रुपीज़ ट्रांसफर कर दिए। अब ये जो आपके भाई ने पैसे ट्रांसफर किए, यह है इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर, और जो अब आपके अकाउंट में बैलेंस शो हो रहा है ये क्या है? इलेक्ट्रॉनिक मनी। तो पहले देखते हैं इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर क्या है। कहता है इलेक्ट्रॉनिक फंड, फंड का मतलब क्या है? पैसे, मनी। इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर मींस, पहला ट्रांसफर ऑफ फंड्स, यानी पैसे ट्रांसफर हो रहे हैं। कैसे? अदर देन बाय चेक, चेक के जरिए से नहीं, ड्राफ्ट के जरिए से नहीं, या पेपर इंस्ट्रूमेंट के जरिए से नहीं, इसके अलावा। यानी पेपर बेस्ड ट्रांसफर भी होता है ना, आप जब किसी को चेक देते हैं तब भी पैसे ट्रांसफर होते हैं, लेकिन वो पेपर बेस्ड ट्रांसफर है, वो इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर नहीं है। इसके अलावा ट्रांसफर ऑफ फंड्स, किसके अलावा? फिजिकल इंस्ट्रूमेंट्स के अलावा जब कभी आप एक पर्सन से दूसरे पर्सन को पैसे ट्रांसफर करेंगे, वो क्या कहलाएगा? इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर फंड। फिर आगे फर्दर इसको एक्सप्लेन कर रहा है, हालांकि इससे भी हमें कंसेप्ट समझ आ गया। अब आगे बता रहा है कि ये होता कैसे है। विच इज इनिशिएटेड थ्रू, जो कि इनिशिएट होता है, स्टार्ट होता है कहां से? कैसे इनिशिएट हो सकता है? थ्रू इलेक्ट्रॉनिक टर्मिनल, इलेक्ट्रॉनिक टर्मिनल के जरिए से। अब इलेक्ट्रॉनिक टर्मिनल की बात कर रहा है, जैसे पॉइंट ऑफ सेल टर्मिनल, स्टोर्ड वैल्यू कार्ड टर्मिनल, एटीएम, टेलीफोन इंस्ट्रूमेंट, कंप्यूटर, मैग्नेटिक मीडियम और एनी अदर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस। मैग्नेटिक मीडियम क्या है? इसको छोड़ दे, इसको सर हटा लगा ली। मुझे बताइए, क्या कंप्यूटर के जरिए से फंड ट्रांसफर हो सकते हैं? बिल्कुल कंप्यूटर के जरिए से फंड। कैसे? इंटरनेट बैंकिंग एक एग्जांपल है। इसका मतलब है अगर कंप्यूटर के जरिए से आप किसी पर्सन को ट्रांसफर करते हैं फंड, तो वो इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर है, इंटरनेट बैंकिंग। फिर क्या? टेलीफोनिक इंस्ट्रूमेंट, अपने मोबाइल के जरिए से फंड ट्रांसफर कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। मोबाइल बैंकिंग, मोबाइल बैंक्स की एप्स भी होती हैं, उसके जरिए से भी ट्रांसफर कर सकते हैं। तो टेलीफोनिक इंस्ट्रूमेंट के जरिए से भी इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर हो सकते हैं। एटीएम के जरिए से ट्रांसफर कर सकते हैं, बिल्कुल, एक पर्सन से दूसरे पर्सन के अकाउंट में एटीएम के जरिए भी ट्रांसफर हो सकते हैं। और फिर इलेक्ट्रॉनिक टर्मिनल, यानी पॉइंट ऑफ सेल टर्मिनल। पॉइंट ऑफ सेल टर्मिनल क्या है? जब आप शॉपिंग करने, पॉइंट ऑफ सेल टर्मिनल और स्टोर वैल्यू कार्ड टर्मिनल, ये दोनों शॉपिंग करने के लिए इस्तेमाल होते हैं। आप जब शॉपिंग करें, पेमेंट करनी है आपने, तो क्या कर, आपके पास ऑप्शन है, फिजिकली भी कैश दे सकते हैं, और क्या ऑप्शन है? कार्ड के जरिए से भी पेमेंट कर सकते हैं। बास का डिपार्टमेंट स्टोर वाले पूछते हैं सर कैश की ट्रांजैक्शन है या कार्ड की ट्रांजैक्शन है? तो जो कार्ड के ट्रांजैक्शन करते हैं वो इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर की एग्जांपल है। ठीक है, पॉइंट ऑफ सेल टर्मिनल मतलब जहां पे सेल हो रही है वहां पे आप पेमेंट करते हैं, वो इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर की एग्जांपल है। स्टोर्ड वैल्यू कार्ड टर्मिनल क्या है? ये एटीएम कार्ड की तरह ही, या सॉरी डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड की तरह का ही एक कार्ड होता है, लेकिन इसमें एक फर्क होता है। आपने
फर्ज कीजिए कि अपने छोटे भाई को कुछ पैसे देने हैं, उसने कोई पेमेंट करनी है और आपने उसके जरिए डेबिट कार्ड के जरिए पेमेंट होगी। आप एक ऑप्शन तो ये अपना डेबिट कार्ड उसको दे दे, लेकिन इसमें एक रिस्क है, क्या हो सकता है वो ज्यादा ट्रांजैक्शन कर ले। तो जिस तरह आपको याद होगा, शायद आपने यूज किया कभी पुराने जमाने में, आज से पुराने जमाने में 10-12 साल पहले कॉलिंग कार्ड हुआ करते थे टेलीफोन कंपनियों के और इंटरनेट कंपनीज के। उनमें कुछ वैल्यू स्टोर कर दी जाती थी 100 की, 500 की, ठीक है, 600 या 1000 की। आप क्या करते थे, आपने जब कॉल करनी होती थी आप उस कार्ड को यूज करते थे, जितना उस कार्ड को यूटिलाइज किया उतना बैलेंस कम हो जाता था और बाकी आपके पास मौजूद रहता था। अब अगर 1000 का कार्ड है, उसमें आपने 100 की फॉर एग्जांपल कॉल की, बाकी 900 बाकी बची, आप 900 यूज कर सकते, इससे ज्यादा नहीं। जब 900 यूज कर लेते वो कार्ड बेकार हो जाता था, उसको फेंक देते थे, उसके बाद नया कार्ड यूज करते थे। डेबिट कार्ड में, क्रेडिट कार्ड में, एटीएम में ऐसे नहीं होता कि जब आपने फुल लिमिट यूज कर ली तो बेकार हो गया, नहीं, वो तो एक्सपायरी होती है उसकी, आप मजीद उसमें पैसे डाल सकते हैं। लेकिन ये जो इस तरह के कॉलिंग कार्ड वगैरह होते थे, इंटरनेट कंपनीज के कार्ड होते थे, इनको रीफिल नहीं किया जा सकता था, ये ऑलरेडी रीफिल होते थे स्टैंडर्ड वैल्यू 1500 की। आप उसको बाय करते थे, यूज करते थे, यूज करने के बाद फेंक देते हैं। इसे कहा जाता है स्टोर्ड वैल्यू, यानी ऐसे कार्ड जिनमें एक सर्टेन वैल्यू को स्टोर कर दिया जाए। आप अगर डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड के बजाय इन स्टोर्ड वैल्यू कार्ड के जरिए से पेमेंट करें, वो भी इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर है, अंडरस्टूड है। सिर्फ स्टोर्ड वैल्यू टर्मिनल की एग्जांपल मैंने आपको समझानी थी। तो ये आपको क्लियर हो गया कि इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर क्या है, ट्रांसफर ऑफ फंड इनके अलावा। अच्छा, पहले पॉइंट में उसने बताया कि इनके अलावा जो ट्रांसफर होगा, फिर दूसरे पॉइंट में बताया कि इनके अलावा होगा तो किनके जरिए से होगा, इनके जरिए से होगा, इनके। ये क्लियर हो गया। और इसमें क्या किया जाएगा, किसी को ऑर्डर किया जाएगा, इंस्ट्रक्ट या ऑथोराइज, ये बस लीगल वर्ड है, आप कोई भी वर्ड यूज कर सकते हैं। ऑथोराइज किया जाएगा, ऑर्डर किया जाएगा, इंस्ट्रक्ट किया जाएगा, किसको, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को, किसी ना किसी बैक एंड पे कोई ना कोई फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन ही होगा जो आपकी पेमेंट को प्रोसेस कर रहा होगा, ठीक है। जैसे मेरा कोई कार्ड है मेरे पास, तो बैक एंड में जिस बैंक का कार्ड है, जिस फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का कार्ड है, वही मेरे अकाउंट को डेबिट या क्रेडिट कर रहा होगा। अगर मैंने अपने अकाउंट से डेबिट कार्ड से भाई के अकाउंट में पेमेंट की, तो बैंक मेरा अकाउंट क्या करेगा भला, डेबिट करेगा और इनके अकाउंट को क्रेडिट करेगा, ठीक है। क्योंकि बैंक का डेबिट क्रेडिट हो रहा है, हमारा डेबिट क्रेडिट हो रहा है, हम बैंक के लिए लायबिलिटी होती है, आपने शायद अकाउंटिंग में पढ़ा होगा, सीखा हो। तो इसमें ऑर्डर किया जाता है किसको, एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को। और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के आगे ब्रैकेट में लिख ले, वैसे मैंने नहीं लिखा, मैंने कहा शायद अंडरस्टूड होगा, आप समझ जाएंगे, लेकिन मैं भी कुछ स्टूडेंट ना समझे कि फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के साथ ब्रैकेट में लिख ले कि इसमें बैंक भी शामिल है और अदर कंपनीज भी शामिल है। याद है कल भी डिस्कशन की थी, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का मतलब सिर्फ बैंक नहीं है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन भी प्लस बैंक्स भी प्लस अदर कंपनीज भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन होती है। अब पूछने की जरूरत तो नहीं है आपको कि अदर कंपनी से क्या मुराद है, लीजिंग कंपनी, इंश्योरेंस कंपनी, ट्रांसफर, पता क्या क्या पूरी लंबी लाइन थी। है कोई क्लास में स्टूडेंट जिसने वो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन की डेफिनेशन याद की हो? 2 स्टूडेंट है सिर्फ, हालांकि मैंने कल अच्छा 4 हो गए, शाबाश, बट ठीक है, अच्छी बात है। तो फाइनेंशियल, इतना तो हम सबको पता है ना कि फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में बैंक के अलावा भी कुछ कंपनी शामिल है, शाबाश। तो पहले उसने इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर में 3 पॉइंट बताए, पहले बताया क्या नहीं है, दूसरे में बताया क्या है, और तीसरे में बताया करता कौन है। बैक एंड में कोई ना कोई फाइनेंशियल, मतलब एक तो कंज्यूमर है ना, हम करेंगे, लेकिन ये ऑफिशियली ट्रांसफर कौन करता है, कोई ना कोई बैक एंड पे, बैंक नहीं, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। ब्रैकेट में लिख दें इंक्लूड द बैंक एंड अदर कंपनीज। और फिर नीचे कॉमन सेंस की बात कर रहा है, इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर वर्क्स विदाउट डायरेक्ट इंटरवेंशन ऑफ बैंक स्टाफ। इसमें बैंक, आपने चेक के जरिए पेमेंट करनी हो, जाते हैं बैंक वाला मैच करता है, ओके करता है, आपको कैश हैंड ओवर करता है, उसमें बैंक का स्टाफ इन्वॉल्व होता है। लेकिन इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर में बैंक का स्टाफ इन्वॉल्व नहीं होता। मुझे बताइए इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर समझ आया? 3 पॉइंट्स इसके। पहले में क्या बताता है, क्या ट्रांसफर नहीं है, क्या क्या फंड नहीं है, दूसरे बताता है क्या है, तीसरे में बताएगा कौन करेगा। ये हो गया इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर। फिर इसके बाद इलेक्ट्रॉनिक फंड या इलेक्ट्रॉनिक मनी। इलेक्ट्रॉनिक फंड, इलेक्ट्रॉनिक मनी एक ही बात है। जी जी, एसी बंद कर दे मेरे भाई।
आगे चलते हैं। इलेक्ट्रॉनिक फंड या इलेक्ट्रॉनिक मनी किसको कहते हैं? पहला, इट मींस पैसे। कौन से वाले पैसे? जो हमें फिजिकली मिले हैं अपने घर वालों से, वो वाले पैसे नहीं। मनी जो ट्रांसफर हो रहे हैं, कैसे? इलेक्ट्रॉनिक टर्मिनल। अच्छा, ये सारी रिपीट, ऊपर वाली लाइन याद कर लें, ये सारा वही रिपीट कि वो पैसे जो ट्रांसफर, यानी ऊपर उसने बताया इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर है क्या, और अब नीचे यहां पे बता रहा है जो इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर से पैसे आए वो आपकी इलेक्ट्रॉनिक मनी है। जाहिर है इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर से इलेक्ट्रॉनिक मनी आएगी, ठीक है। वो फिजिकली थोड़ी जायज कैश है, उसे मोबाइल में से पैसे करेंसी नोट निकल रहे हैं, इलेक्ट्रॉनिक मनी। टू ऑर्डर, ये उससे ये रिपीट हो रहा है, बाकी इसके ऊपर डिस्कशन करने की जरूरत तो नहीं है ना, वो ये वही है तकरीबन, ठीक है। मनी ट्रांसफर एंड इंक्लूड्स, और इसमें कुछ और भी शामिल हैं। क्या शामिल हैं? इंक्लूड्स मॉनेटरी वैल्यू यानी मनी वैल्यू विच रिप्रेजेंट्स ए क्लेम ऑन द इशूअर। जो इशूअर कौन है? फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। कौन इशू करेगा? तो हमारा क्लेम है फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के ऊपर। ये वो पैसे हैं जो इशूअर ने हमारे अकाउंट में डाले हैं और हमारा क्लेम है कि हम बैंक से ये पैसे ले सकते हैं। एंड इज स्टोर्ड इन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस आर पेमेंट इंस्ट्रूमेंट, और ये पैसे किसी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में स्टोर हुए हैं, ठीक है। हाँ, वो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस कुछ में डेबिट कार्ड हो सकता है, क्रेडिट कार्ड हो सकता है, एटीएम हो सकता है, ऐप हो सकती है। सच मॉनेटरी वैल्यू इज इश्यूड ऑन रिसीट ऑफ फंड्स। अंडरस्टूड है? ऐसे थोड़ी होगा कि हम पैसे ना दिए और पैसे दिए बगैर वो हमारे अकाउंट्स में पैसे क्रेडिट कर दे, ऐसे तो नहीं होगा ना। बैंक हमारे अकाउंट में पैसे अगर डालेगा, अब फर्ज कीजिए अगर आप इनिशियली पहली दफा अगर अपने इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर में पैसे इंक्लूड करवाना डालना चाहते हैं, ऐड करवाना चाहते, तो आपको फिजिकली देने पड़ेंगे। आप ये इधर जो ट्रांसफर करते हैं जैज कैश में, उनके पास जाएं और उनसे कह के पैसे भिजवाने हैं, तो आपको पहले फिजिकली, फिर उसके बाद एक दफा पेमेंट सिस्टम में आ गए, उसके बाद आगे उसको आप जैसे मर्जी यूज कर लें, वो सर्कुलेशन में आ जाते हैं। फिर सच मॉनेटरी वैल्यूज इशूड ऑन रिसीट ऑफ फंड्स, ठीक है। और फंड्स कितने? नॉट लेस देन मॉनेटरी वैल्यू इशूड, यानी फंड इतने होने चाहिए कि जो वैल्यू आपको इशू की जा रही है उससे कम के ना हो। ये भी अंडरस्टूड है। ऐसा थोड़ी होगा 500 दे देंगे तो वो 600 अकाउंट में डाल देगा। वो क्या कह रहा है कि आपके अकाउंट में जो पैसे आने चाहिए वो उससे, हाँ, जो पैसे आपने जमा करवाने हैं वो उससे कम नहीं होने चाहिए जो वो इशूअर आपको इशू कर रहा है। जो पैसे हमने रिसीट ऑफ फंड, जो पैसे हमने उसको रिसीव करवाने हैं वो नॉट लेस देन, कम नहीं होने चाहिए उन पैसों से जो वो हमारे अकाउंट में डालेगा, उन पैसों से जो हमारे अकाउंट में डालेगा। नॉट लेस देन मॉनेटरी वैल्यू इशूड, यानी जो बैंक हमें मॉनेटरी वैल्यू इशूड कर रहा है और हमने पैसे उसको जमा करवाने हैं, तो जो पैसे जमा करवाने हैं मॉनेटरी वैल्यू से कम, अगर मॉनेटरी वैल्यू 500 है तो पैसे किससे कम नहीं होने चाहिए? 500 से कम नहीं होने चाहिए। तो कहता है ज्यादा है तो कर लो। क्यों नहीं? ज्यादा से मुराद ये नहीं है कि उसके हो गए, ज्यादा से मुराद ये है मैंने अपने अकाउंट में 600 ट्रांसफर करवाए और उनमें से 500 का मैंने कहा कि जी मेरे कार्ड में डाल, ठीक है। यहाँ 500 के अगेंस्ट में बाजुकात ऐसा होता है कि हम कोई स्टोर वैल्यू अगर कार्ड लेना चाहें तो वो 500 का कार्ड ले लें, बाकी अमाउंट उधर रहने दें। हाँ, इजी, हाँ वो टैक्सेस होते हैं जो इजी पैसा वगैरह में डिडक्शन वगैरह अगर हो तो वो डिडक्शन होते हैं, लेकिन उसका इससे ताल्लुक नहीं है, वो टैक्सेस की डिडक्शन है, वो टैक्स लॉस में आएगा, ठीक है। वो पैसे तो पूरे, वो तो गवर्नमेंट का फैसला है ना कि कितने पैसे दूसरे पर्सन को ट्रांसफर होंगे, कितनी डिडक्शन होगी। पैसे जायज कैश इसी पैसे डिडक्शन होती है नहीं, ऑनलाइन बैंकिंग पे होती है, मैं ट्रांजैक्शन पे। जायज कैश से मैं है वो 100-200 की ट्रांसफर करनी होती है मैंने, उसमें नहीं होती। 50,000 पे होती है, ठीक नहीं, पर 100 वो बैलेंस पे होती है वो। हाँ जी, आगे चलते हैं। एंड इज एक्सेप्टेड एज मीन ऑफ, और ये पैसे जो हमने अपने अकाउंट में स्टोर करवाए हैं, अपने कार्ड में स्टोर करवाए हैं, ये पैसे क्या एज एक्सेप्टेड एज मींस ऑफ पेमेंट बाय अंडरटेकिंग्स अदर देन द इशूअर, क्या ये बैंक के अलावा दूसरी कंपनीज, दूसरी ऑर्गेनाइजेशन, अंडरटेकिंग से मुराद दूसरी ऑर्गेनाइजेशन मींस ऑफ पेमेंट के तौर पे एक्सेप्ट करती हैं?
बिल्कुल करते हैं। ठीक है, ये भाई पैसे में इलेक्ट्रॉनिक मनी अगर लोग ट्रांसफर करेंगे तो फिर ही ये प्रमोट होगी ना। ठीक है, बिल्कुल। यानी इसको आप मींस एक्सेप्टिंग एज मींस ऑफ पेमेंट का मतलब है इसको पेमेंट के तौर पे यूज किया जा सकता है। एंड आल्सो जी जी इश्यूअर के अलावा देखिए, अगर फर्ज कीजिए कोई बंदा कहे कि ये लीजिए मेरा कार्ड और इसको आप सिर्फ हमारी बैंक की ब्रांचेस पे ही यूज कर सकते हैं, उसका कोई फायदा होगा क्या? वो मनी की डेफिनेशन इकोनॉमिक्स में आपने पढ़ी होगी, ये होता है मीडियम ऑफ एक्सचेंज, जिसको पार्टीज एक्सेप्ट करें। तो यहां पे यही कह रहा है कि बैंक ने तो आपको कार्ड इशू कर दिया, क्या उस कार्ड को आप दूसरे लोकेशंस पे, दूसरे स्टोर्स पे, डिपार्टमेंटल स्टोर पे जाके पेमेंट के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं? अगर डिपार्टमेंटल स्टोर पे हर जगह लिखा हो कि क्रेडिट कार्ड एक्सेप्ट नहीं किए जाते, तो क्या लोग क्रेडिट कार्ड को यूज करेंगे? नहीं करेंगे। क्या वो फिर हमारी इलेक्ट्रॉनिक मनी की डेफिनेशन में शामिल होगा? नहीं होगा। तो यहां पे यही समझा रहा है आपको कि ये जो आपको इलेक्ट्रॉनिक मनी रिसीव हो रही है, ये जनरली लोग इसको एक्सेप्ट करते हो एज मोड ऑफ पेमेंट। फिर इंक्लूड्स इलेक्ट्रॉनिक स्टोर ऑफ मॉनेटरी वैल्यू ऑन एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस दैट मे बी यूज्ड फॉर मेकिंग पेमेंट एज मे बी प्रेस्क्राइब्ड बाय द। ये जनरल बात कर रहा है उसी को, इसी वाली बात को उसने थोड़ा आसान अल्फाज में नीचे लिख दिया। मुझे तो वैसे इन दोनों में ज्यादा फर्क महसूस नहीं हो रहा, लेकिन शायद किसी खास पॉइंट को जहन में रख के उसने ये भी कि इलेक्ट्रॉनिक मनी इंक्लूड्स इलेक्ट्रॉनिक स्टोर ऑफ मॉनेटरी वैल्यू। समझ आ रही है ना आपको? आपके डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड के अंदर जो पैसे स्टोर हैं, ठीक है, ऑन एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस दैट में बी यूज्ड फॉर मेकिंग पेमेंट। ये जो है ना, दैट में बी यूज्ड फॉर मेकिंग पेमेंट, यही ऊपर कह रहा था, एक्सेप्टेड एज मींस ऑफ पेमेंट बाय अंडरटेकिंग अदर देन इश्यूअर। इसका मतलब क्या है कि दैट इज यूज्ड फॉर मेकिंग पेमेंट्स। तो अगर आप कंसेप्चुअली देखें ना, मुझे तो इन दोनों में कोई ज्यादा फर्क महसूस नहीं हो रहा, लेकिन बाहर आ चुके उसने हमारी बुक में डेफिनेट 2 पॉइंट बनाया, हमने उसको याद करना ही करना। भी कुछ समझ आया आपको? ठीक है, हाँ जी बिल्कुल। उसने हमें 2 डेफिनेशन, एग्जाम में आपने मिक्स नहीं करना इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर की डेफिनेशन को और इलेक्ट्रॉनिक फंड या इलेक्ट्रॉनिक मनी की डेफिनेशन को मिक्स नहीं करना। आगे उसने एग्जाम्पल दे रहा है, एग्जाम्पल सिंपल है, कह रहा है मनी ट्रांसफर थ्रू डेबिट कार्ड, ट्रांसफर्ड थ्रू डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, एटीएम और मोबाइल कैश वैलेट इज इलेक्ट्रॉनिक मनी। और ए स्टूडेंट पेइंग हिज हर इंटरनेट बैंकिंग आर कस्टमर पेइंग बाय स्वाइपिंग हिज आर हर डेबिट कार्ड ऑन पॉइंट ऑफ सेल, टर्मिनल एट ए डिपार्टमेंटल स्टोर आर एग्जांपल्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर। इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर ही होते हैं ना, डिपार्टमेंट स्टोर में पेमेंट कर दी, आई कैप की फीस पे कर दी। चलिए अब चलते हैं, अब ये समझाने वाला काम जो था वो जितना पॉसिबल था मैंने समझा दिया, अब याद करने वाला काम है जो आपने करना है। लेकिन अब एमसीक्यूज की तरफ चलते हैं, और आपको पता है एमसीक्यूज से एक तो हमारी एग्जाम की तैयारी होगी और साथ ही हमारा कंसेप्ट्स भी रिवाइज होंगे। तो अब चलते हैं हम एमसीक्यूज की तरफ। भाई चार्जर ले आइएगा। जी अब बुक्स वगैरह का छोड़ दें, अब देखते हैं कितना आपको ये चैप्टर समझ में आया। पहला क्वेश्चन, अंडर द प्रोविजंस ऑफ एंटी मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2010 विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। अब ये वही बता सकेगा जिसने फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन की डेफिनेशन पढ़े। लैंडिंग बिजनेस फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है? यस। फाइनेंशियल लीजिंग बिजनेस, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, ए बिजनेस ट्रेडिंग इन ट्रांसफरेबल सिक्योरिटी, ट्रांसफरेबल सिक्योरिटीज है? ट्रांसफरेबल सिक्योरिटी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में था? यस था। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हुई? सी, यानी सी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन की डेफिनेशन में शामिल नहीं है। आगे चलते हैं। सेकंड, if a person holds or possesses on behalf of any other person any property knowing or having reason to believe that such property is dash, he is guilty of offense of money laundering। डेफिनेशन याद है? अच्छा बताइए, ये पहला पॉइंट था, दूसरा कि तीसरा कि चौथा? थर्ड वन था कि अगर किसी बंदे को पता है कि प्रॉपर्टी प्रोसीड्स ऑफ क्या है,
क्राइम, ठीक है, इलीगली ऑक्युपाइड नहीं, नॉट ओन्ड बाय डेट नहीं, प्रोसीड्स ऑफ क्राइम, सी पार्ट करेक्ट है, ओन्ड बाय गवर्नमेंट नहीं। अगर आपको पता है कि कोई प्रॉपर्टी प्रोसीड्स ऑफ क्राइम है लेकिन फिर भी वो आप अपने पास रख लेते हैं, मनी लॉन्ड्रिंग। फिर इसके बाद थर्ड, जरा नीचे कीजिएगा मेरे भाई, थर्ड वाला जी, ठीक है। इन विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस ए पर्सन इज डीम्ड टू हैव कमिटेड एन ऑफेंस ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग? इनमें से किस में मनी लॉन्ड्रिंग का? इफ ए पर्सन एक्वायर्स, converts, possesses, uses or transfer property knowing or having reason to believe that such property is proceeds of crime. डेफिनेशन में कौन सा वाला नंबर था? पहले वाला, शाबाश। B, if a person conceals or disguises the true nature, region, location, disposition, movement, ownership, property, knowing or having reasons to believe that such property is proceeds of crime. इसमें भी हाँ, सेकंड बार proceeds of crime, proceeds of crime। फिर इसके बाद थर्ड, if a person holds or possesses on behalf of any other person any property knowing or having reasons to believe that such properties all of the above। अच्छा, फोर्थ पॉइंट कौन सा था जो नहीं लिखा हुआ? एड्स, काउंसल्स, हाँ ठीक है, तो इसमें ऑल ऑफ द, ये सारे के सारे मनी लॉन्ड्रिंग की डेफिनेशन में शामिल हैं। फोर, हबीब। अच्छा, हबीब है कि हबीब लिमिटेड है? हबीब में और हबीब लिमिटेड में क्या फर्क है? हबीब नेचुरल पर्सन और हबीब लिमिटेड, जिसके नाम में वर्ड लिमिटेड आ जाए इसका मतलब है वो कंपनी है, और हर कंपनी आर्टिफिशियल पर्सन है। जिसके नाम में वर्ड लिमिटेड आ जाए वो कंपनी है, और हर कंपनी आर्टिफिशियल पर्सन है। ये हबीब आर्टिफिशियल पर्सन है कि नेचुरल पर्सन? कहाँ फर्क लिखा? एंड मनी लॉन्ड्रिंग लॉ में दोनों में फर्क क्यों करते हैं? पनिशमेंट के लिए, क्योंकि एक को कैद की सजा दे सकते हैं, दूसरे को कैद की सजा नहीं दे सकते। किसको कैद की सजा होती है? इंडिविजुअल को। किसको कैद की सजा नहीं होती? कंपनी को। अच्छा, कंपनी को कैद की सजा नहीं होती, लेकिन उसको जो पैसों की सजा है वो ज्यादा कर देते हैं, वो ज्यादा कर देते हैं। इंडिविजुअल्स को कितने पेनल्टी, कितनी रुपीस की पेनल्टी पड़ सकती है? 25 मिलियंस को, और नेचुरल कॉर्पोरेट लीगल पर्सन को 100 मिलियन तक की। तो हबीब नेचुरल पर्सन है। हबीब इज गिल्टी ऑफ एन ऑफेंस ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग। द कोर्ट में पनिश हिम विद रिग्रेस इम्प्रिजनमेंट फॉर अ टर्म व्हिच शैल नॉट बी लेस देन 1 ईयर। हाँ, यस यस यस, यही था, 1 साल से कम नहीं। B, which may extend up to 10 years, ये भी यस था, all of the above होगा। फिर C, which shall not be less than 1 year but may extend up to 10 years। A भी ठीक है, B भी ठीक है, लेकिन most appropriate, most comprehensive C है, इसलिए C ऑप्शन को सेलेक्ट करेंगे। समझ आई बात की? आगे चलते हैं। नहीं, 10 ईयर से ज्यादा नहीं दे सकते सजा, 10 साल भी बहुत है। बट मे एक्सटेंड अप टू भी तो लिखा हुआ है, मे एक्सटेंड बियॉन्ड नहीं लिखा हुआ, अप टू लिखा। अप टू का मतलब होता है इस तक। हबीब लिमिटेड आर्टिफिशियल पर्सन, लीगल पर्सन जी। हबीब लिमिटेड इज गिल्टी ऑफ ऑफेंस ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग। द कोर्ट में पनिश इट विद रिग्रेस इम्प्रिजनमेंट फॉर ए टर्म which shall not be less than 1 year, which may extend up to 10 years, which shall not be less than 1 year but may extend up to। इनमें से क्यों नहीं? क्योंकि हबीब नहीं है, ये हबीब लिमिटेड है। ठीक है, तो ये आर्टिफिशियल पर्सन, लीगल पर्सन है। इम्प्रिजनमेंट हमेशा नेचुरल पर्सन को हो सकती है, लीगल पर्सन को नहीं हो सकती। तो नन ऑफ द अबव। ये अगर फाइन की कोई बात करता तो हम उसकी बात सुनते, लेकिन इम्प्रिजनमेंट की बात कर रहा है, इम्प्रिजनमेंट नहीं हो सकती लीगल पर्सन को। 6, आबिद is guilty of offense of money laundering. He shall be liable to fine which may extend up to 25 million। अच्छा, आबिद लिमिटेड होता तो अबे आगे आबिद लिमिटेड। आबिद लिमिटेड इज गिल्टी ऑफ ऑफेंस ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग। आबिद लिमिटेड, लिमिटेड से पता चला क्या? आर्टिफिशियल पर्सन है, लीगल पर्सन। शाबाश। मनी लॉन्ड्रिंग, इट शैल बी लायबल टू फाइन विच में एक्सटेंड अप टू
100 मिलियन, सी ऑप्शन। तो 6 में 25 मिलियन है, नेचुरल पर्सन के लिए पेनल्टी की अमाउंट 25 मिलियन है, लीगल पर्सन के लिए 100 मिलियन है। नेक्स्ट 8, आबिद इन कनेक्शन विद हिज डायरेक्टरशिप इन आबिद लिमिटेड, यानी आबिद डायरेक्टर है, इज गिल्टी ऑफ ऑफेंस ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग, मनी लॉन्ड्रिंग का ऑफेंस किया उसने, ही शैल बी लायबल टू फाइन विच में एक्सटेंड अप। अच्छा, इसने डायरेक्ट मनी लॉन्ड्रिंग नहीं की, ये एक बैंक में या किसी कंपनी में काम करता था, वो कंपनी ने मनी लॉन्ड्रिंग की, लेकिन ये भी उसमें इन्वॉल्व था। इसके साथ वही सलूक होगा जो इंडिविजुअल अगर करे डायरेक्ट, उसके साथ होता है। तो क्या इसको क्या फाइन क्या होगा? 25 मिलियन। ठीक है, अब यानी कंपनी को फाइन होगा 100 मिलियन और कंपनी के डायरेक्टर जो इन्वॉल्व है उन्हें 25 मिलियन। 9, which of the following persons have been mentioned in the definition of electronic money? इलेक्ट्रॉनिक मनी की डेफिनेशन हमने याद ही नहीं की अभी। ए बैंकिंग कंपनी, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन और एनी अदर कंपनी और पर्सन, तीनों शामिल है। ये सिर्फ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, बुक में तो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन लिखा हुआ है, लेकिन includes फाइनेंशियल, अंडरस्टूड है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन इंक्लूड्स बैंकिंग कंपनीज, अदर कंपनीज। तो इसमें क्या ऑप्शन हुई? डी 1 2 3 तीनों के तीनों डेफिनेशन में शामिल हैं। नेक्स्ट, सिर्फ नहीं, बी भी देखे, ए भी शामिल है, ये भी। अगर वो कह रहे हैं ना कौन कौन से पर्सन शामिल है, तो ये भी शामिल है। अगर आप कहें ना सर ये पहला ठीक है, तो ये भी ठीक है, ये भी शामिल है, ये भी शामिल, लेकिन मोस्ट अप्रोप्रिएट जो है वो ऑल वाला है। हाँ, ओनली भी, हाँ बिल्कुल, ओनली की वजह से भी गलत है। अगर वो कह रहा है कि जी इसमें सिर्फ 1 है, बाकियों को एक्सक्लूड कर रहा है, तो वो गलत है। हमें पता है कि तीनों शामिल है। हाँ, लेकिन उसने चूंकि दोनों को अलग से भी मेंशन कर दिया, ठीक है, तो इसलिए हमने तीनों को इंक्लूड किया। बात ठीक है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में दोनों कवर हो जाते हैं, लेकिन फिर भी मोस्ट अप्रोप्रिएट क्या है? जब हम इनडायरेक्टली उसको मीनिंग लें कि कवर हो जाते हैं कि या स्पेसिफिकली लिखते ना बेहतर है। 10, which of the following is not electronic fund transfer? Transfer of fund initiated through stored value card terminal, इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर है, उससे पूछा जो नहीं है। बी, ट्रांसफर ऑफ फंड इनिशिएटेड थ्रू बैंक ड्राफ्ट, बैंक ड्राफ्ट नहीं है इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर, तो ये ऑप्शन करेक्ट है बी। लेकिन वही पढ़े, ट्रांसफर ऑफ फंड इनिशिएटेड थ्रू एटीएम, इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर है। ट्रांसफर ऑफ फंड इनिशिएटेड थ्रू डेबिट कार्ड, ये भी है ट्रांसफर, तो बी ऑप्शन करेक्ट, यानी ये इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर नहीं है, और नहीं है वाला ही ढूंढना था। 11, द स्टेट बैंक में डेजिग्नेट ए पेमेंट सिस्टम एज ए डेजिग्नेटेड पेमेंट सिस्टम बाय रिटन ऑर्डर, ठीक है, कर देगा, ज़बानी कलाम में स्टेट बैंक थोड़ी काम करता है, रिटन ऑर्डर। इफ नेसेसरी फॉर जनरेटिंग टैक्स रेवेन्यू फॉर द गवर्नमेंट, if there is no designated payment system in that particular city, if necessary the public interest, C option correct. D, if there are less than 100 bank branches in that particular city, इस तरह की कोई बात नहीं पड़ी हम। 12, which of the following statement are is correct? कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है? करेक्ट ढूंढनी है फर्स्ट, नहीं बल्कि ये नीचे पूरा क्वेश्चन नहीं है, दो स्टेटमेंट्स दी हैं और नीचे कॉम्बिनेशन बनाया उसने। द स्टेट बैंक में डेजिग्नेट ए पेमेंट सिस्टम एज डेजिग्नेटेड पेमेंट सिस्टम बाय ए रिटन ऑर्डर इफ नेसेसरी इन द पब्लिक इंटरेस्ट, ये प्रीवियस एमसीक्यू में यही पढ़ा कि अगर पब्लिक इंटरेस्ट में नेसेसरी हो। सेकंड, द स्टेट बैंक में इंस्पेक्ट द प्रेमिसेस, इक्विपमेंट, मशीनरी, apparatus, बुक्स और अदर डॉक्यूमेंट्स और अकाउंट्स एंड ट्रांजैक्शंस रिलेटिंग टू पेमेंट सिस्टम इन कंसीडरिंग वेदर टू डेजिग्नेटेड और डेजिग्नेटेड पेमेंट सिस्टम। ये सारी चीजें चेक करता है कि सिस्टम रीजनेबल है कि नहीं। बोथ 1 and 2, सी ऑप्शन करेक्ट होगी। नेक्स्ट 13, द स्टेट बैंक में रिवोक द डेजिग्नेशन ऑफ ए डेजिग्नेटेड पेमेंट सिस्टम इफ इट इज सेटिस्फाइड दैट, रेवोकेशन ऑफ लाइसेंस की सर्कमस्टेंसेस पढ़ी थी, याद है? द डेजिग्नेटेड पेमेंट सिस्टम हैज सीज्ड टू ऑपरेट इफेक्टिवली एज ए पेमेंट सिस्टम, फौरन करेक्ट करते हैं।
पहले सारी ऑप्शन पढ़ लें। The operator or settlement institution of the designated payment system is in the course of being wound up or otherwise dissolved, whether in Pakistan or elsewhere. बिल्कुल ठीक है। आज अगर जो मेन कंपनी जो पेमेंट सिस्टम को चला रही थी वो खत्म हो गई, पेमेंट सिस्टम भी खत्म। बी भी ठीक, ए भी ठीक, बी भी ठीक। सी द स्टेट बैंक कंसीडर्स दैट इट इज इन पब्लिक इंटरेस्ट टू रिवोक द डेजिग्नेशन, ये भी ठीक। तो फिर कौन सी ऑप्शन पर? एनी वन और मोर ऑफ द अबव रीजंस, डी ऑप्शन करेक्ट, क्योंकि तीनों वैलिड रीजन हैं। हमने रेवोकेशन के केसेस में तीनों कंडीशंस पढ़ी थी। इक्का दुक्का वर्ड शायद उसने ऐड कर दिए हैं, क्योंकि आपको पता है लीगल टर्म्स डायरेक्ट जो लॉ से उठाए ना वो मुश्किल होती है, वो स्टूडेंट्स के लिए नहीं बनी होती, वो लॉयर्स के लिए, प्रैक्टिशनर्स के लिए होती है। 14 which of the following statement is या are correct? State Bank shall not revoke a designation without giving the operator of the designated payment system an opportunity to be heard. हाँ, लाइसेंस रिवोक करने से पहले अपॉर्चुनिटी देगा, बिल्कुल ये बात ठीक है। Second, State Bank shall not suspend its designation without giving the operator for the designated payment system opportunity to be heard. Opportunity of hearing सिर्फ रेवोकेशन के केस में दी जाती है, सस्पेंशन में अपॉर्चुनिटी लाजमी नहीं है। तो इसका मतलब पहली स्टेटमेंट ट्रू है, करेक्ट है, दूसरी फॉल्स है। वन ओनली, ए ऑप्शन करेक्ट होगी। 15 which of the following operational arrangements among other things are required to be established by an operator of a designated payment system? ऑपरेटर ने सारा सिस्टम मैनेज करना होता है ना, एस्टैब्लिश करना होता है। पहला, रूल्स एंड प्रोसीजर सेटिंग आउट द राइट्स एंड लायबिलिटीज ऑफ द ऑपरेटर एंड द पार्टिसिपेंट एंड द फाइनेंशियल रिस्क द ऑपरेटर में। रूल्स एंड लायबिलिटी रिस्क के लिए, सॉरी ये राइट्स एंड लायबिलिटीज के लिए बिल्कुल एस्टैब्लिश करेगा। बी, क्राइटेरिया फॉर पार्टिसिपेशन डेजिग्नेटेड पेमेंट, क्राइटेरिया भी ये ऑपरेटर की जिम्मेदारी है, बिल्कुल। मेजर्स टू इंश्योर the safety, security and operational reliability of the designated payment system including contingency arrangement, ये भी ऑपरेटर की जिम्मेदारी है। all of the above। तो फिर डी ऑप्शन को सेलेक्ट करेंगे, ए बी या सी को नहीं करेंगे। चलिए ये हमारा चैप्टर 12 कंप्लीट हो गया। इसके साथ ही नेक्स्ट लेक्चर, कल हमारी रेगुलर क्लास होगी, पता है ना आपको। कल इंशाल्लाह फ्रेश लेक्चर जो है स्टार्ट करेंगे। आज का लेक्चर खत्म करते हैं हम। अल्लाह हाफिज।